इस संकट की स्थिति में इस देश को पहुंचा दिया गया। और बहुत बार मन की बात में मोदी जी को आपने सुना है, वो कहते हैं कि 70 साल में पहली सरकारों ने ऐसा नहीं किया जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं। ऐसा सुना होगा ना आपने, बोले ऐसा पहली बार हो रहा है। ये बहुत बार सुन रहे हैं हम। पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार ये हो रहा है कि 70 साल में इस देश ने, इस देश के लोगों ने जो अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स इकट्ठे कर करके सरकारी खजाने भरे और उन सरकारी खजानों से सरकारी विभाग खड़े हुए, सरकारी सेवाएं विकसित हुई, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां खड़ी हुई, उसमें चाहे आपका रोड है, रेल है, आपका तेल है, आपकी कोयला, कितने तरह का उद्योग विकसित हुआ हमारे पूर्वजों की खून पसीने की गाड़ी कमाई से। कोई भी सरकारी विभाग चलता है, सरकारी संस्थान चलता है, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी मिलती है या जनकल्याण के रूप में कोई भी सुविधाएं दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, वो सारी की सारी सरकारी खजाने में जो पैसा इकट्ठा होता है वो वहां से आता है। तो उससे खड़ा किया गया है सारा सरकारी ढांचा। आज 70 साल के बाद जब ये बीजेपी की सरकार आई, पहली और अब दूसरी, उन्होंने सबको लाइन पे लगा रखा है। और लाइन पे लगा के अब तो घोषित रूप में ये पिछले दिनों राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी पाइपलाइन। वो क्या कह रहे हैं? कोई भी विभाग नहीं बचेगा सरकार का, नॉट ए सिंगल डिपार्टमेंट, सब के सब पूंजीपतियों के हवाले किए जाएंगे। यह सरकार का नीति का दस्तावेज है। और यह जिसको हम कहते हैं निजीकरण उदारीकरण की नीतियों का, वो इसका तीसरा फेज है जो आने वाला है। अब उसमें क्या है कि जो भी राष्ट्र सरकार अपनी तरफ से जो सेवाएं प्रदान कर रही है उनको सबको निजी हाथों में दे दिया जाए। पढ़ाई, दवाई, जो भी जिसको करना है। इसलिए आपकी तमाम तरह की सब्सिडियां खत्म है। गैस के सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, डीजल, पेट्रोल जो भी है उस पर सब्सिडी, क्या उस पर टैक्स सरकार कम आ रही है, वो अलग बात है। और कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं रखना है, जिसको हम कह रहे हैं लेबर कोड के रूप में। कहीं हमारी आशा वर्कर सोचती हैं हमारा क्या काम करेगा लेबर कोड। लेबर कोड्स के बारे में तो सुना तो है ना, सरकार ने कानून बदल दिए, 4 लेबर कोड ले आई, 4 कानून बना दिए सारे के सारे, जिनमें लिख दिया कोई पक्की नौकरी नहीं लगेगी, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगा। यह उस पॉलिसी का हिस्सा है। आगे से सरकारी पक्की नौकरी नहीं लगेगी, या कंपनी या जो फैक्ट्री है, कोई उद्योग है, वहां भी कोई पक्की नौकरी रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह नीतिगत दस्तावेज तैयार किया गया जिसको संसद ने पारित किया है बीजेपी की सरकार ने। तो यह दिशा यह पकड़ रही है। अपने हरियाणा में आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों कौशल विकास निगम, नाम सुना है ये या नहीं सुना है? कौशल विकास निगम के नाम से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो कह रहे हैं जो काम ठेके पे हो रहा है, अभी आउटसोर्स पे हो रहा है, क्योंकि ठेकेदार ईएसआई खा जाते हैं, पीएफ खा जाते हैं, इस काम को अब सरकार करेगी। सरकार उस काम को करेगी, मतलब ठेके की जो नौकरी देने का काम, कच्ची नौकरी देने का काम, वो अब सरकार करेगी। सरकार का जो काम होता था पक्की नौकरी देने का, भर्ती काटने का, वो काम सरकार अब नहीं करने वाली है। उसमें भी ठेकेदार बड़े बड़े
लेकिन वो भी नियोजित करेंगे। तो ये दिशा जो है यानी पूरे देश के अंदर चल रही है। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, हर जगह बजट में कटौती है। पढ़ाई के अंदर जो हम कई बार बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब ये आंगनवाड़ी वर्करां कई समझ में आ रहा है, अब जो हड़ताल पर बैठी हैं अभी उनको समझ में आ रहा है प्ले वे स्कूलों का मतलब क्या है। जब शुरू में लेके आई सरकार, इनको लगता था मास्टर नहीं बन गई है, जो पढ़ी लिखी है ना वो मास्टर बन गई। तो 3 से 6 साल के बच्चे वो नई पॉलिसी में आ गए स्कूल में। अब 0 से 3 साल के बच्चे रह गए जो स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र बताते नहीं, वो उनके लिए तो राशन बंटता है उनके। तो फिर ये आंगनवाड़ी वर्करा का क्या होगा? प्लेवे स्कूल, अब ये 3 से 6 साल वाले बच्चे, अगर 5 गांव में 5 केंद्र हैं, सारे मिला कभी 20-30-40 बालक को नहीं होते, तो मान लिया एक वर्कर लाग भी गई मास्टर, चेहरा का क्या बनेगा? और वो जो राशन दिया जा रहा है, सुक्का सप्लाई हो रहा है स्कूलों में भी, आंगनवाड़ी में भी, उसकी देने की क्या जरूरत है? वो भी सुक्का सप्लाई करवा दिया करेंगे। डिपो जो राशन डिपो वाला है, सरकार के पास डाटा तो सारा आ गया, कौन से बच्चे लाभार्थी हैं, कौन सी माताएं लाभार्थी हैं। तो 4 किलो जो है गेहूं और चावल जो है वो बीपीए उसके राशन डिपो पर भिजवा दिया करेंगे। तो आज समझ में आ रहा कि कैसे आईसीडीएस पर हमला है। हमारे ऊपर भी अलग अलग तरीके से जो कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जगह पर हम जो खड़े हुए हैं, जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, जो काम हुआ है, इस काम की जो मान्यता मिली है, यहां नहीं पूरी दुनिया के अंदर। अब सरकार को यह लगता है कि इनकी जरूरत तो है। एक हो जाता है गले की फांस। गले की फांस होता है कि वो ना अंदर जावे और अंदर निकले। हम वैसी तो नहीं है। सरकार ने काम तो लेना जरूरी है, हमारे बिना काम नहीं चल आज के दिन। और हमारा कोई विकल्प होगा जो हम काम करते हैं, वो विकल्प, उस विकल्प के लिए सरकार को कम से कम महीने में 20-30 हजार रुपए की तनख्वाह देनी पड़ेगी। हमारे बराबर का कोई काम करने या साइड में लगाना पड़ गया तो उसके लिए तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी, जो हम काम कम में कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है। तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है, लेकिन टोटलिटी में जो है उसकी मंशा ये है, नीतिगत रूप से ये जो एसीएस डायरेक्टर जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे अमेरिका से और ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं ना, इनके यहां से ट्रेनिंग मिलती है इनको। कई कई महीने की उस पर जाते हैं ट्रेनिंग पे, आपको क्या करवाना है। इनका बड़ा रोल होता है पॉलिसीज को, सत्ता को मिली भगत से आगे काम करते हैं कि कच्चा रखा जाए, पक्का ना होना दिया जाए। इसलिए मंत्री कह रहा है कि 10,000 तो कम है, वो कह रहा है जी तो वॉलंटियर है। मतलब काम आप 24 घंटे जो ताने रखो, और जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आ जाए तो कह देंगे तो वॉलंटियर है। ये चल नहीं सकता, पक्के करने पड़ेंगे, तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना ये काम नहीं हो सकता। बात ये तो इसी दिशा में तो ये सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब के कौन है, न्यू के मास्टर कौन लावे। खट्टर ने तो कह दिया हरियाणा में जेबीटी मास्टर की जरूरत ना है। अब आप में से कई जेबीटी कर रही होंगी या आपके बालक करेंगे मास्टर लगने के लिए, कोई जेबीटी की भर्ती नहीं होगी आगे से, मैं बता रहा हूं आपको। ना मास्टर लगेंगे। फिर 6ठी 7वीं 8वीं में उन्होंने कहे कोर्स ले आए, भले बालक ने जो 10 दिन आवेगा बिना बस्ते के बुलाएंगे। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में क्या करवाओगे? प्रैक्टिकल काम करवाओगे, उसको स्किल डेवलप करेंगे। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपको पता, आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप लगती है, पूरा कोर्स होने के बाद। मास्टर भी जेबीटी का पूरी ट्रेनिंग करने के बाद बालक ने पढ़ाने की ट्रेनिंग पे जाता है 6 महीने, वो ट्रेनिंग अलग है। ये क्या कह रहे हैं, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करेंगे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में। 1 महीने में 24 दिन मुश्किल का स्कूल लगता होगा, 22-23 दिन, बाकी छुट्टी होती है। उसमें 10 दिन बच्चा बिना बैग के आवेगा। उससे सिखाओगे कि आपके गांव में कोई कुम्हार है, घड़ा बनाने वाला है, उसको बुला लेंगे, भाई इसको घड़ा बनाना सिखा दे। कोई साइकिल ठीक करनी है, साइकिल ठीक करनी सिखा दे। कोई और है रेडियो ठीक करने वाला, टीवी ठीक करने वाला, उसको। तो ये होगी स्किल डेवलपमेंट। भाई तुम आराम से बैठ जाओ जो पीछे आए। तो ये जो है
स्किल डेवलपमेंट के नाम से। मंशा क्या है, आप इस बात को समझ लो। जितने स्कूल हैं सरकारी छोटे छोटे गांव के अंदर, वो सारे बंद करने का है कार्यक्रम इस नीति में। बड़े स्कूल होंगे, मास्टर भर्ती नहीं होंगे, और 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चा ने टोकरे बनाना, साइकिल ठीक करना, रेडियो ठीक करना, घड़े बनाना, ये सिखा देंगे। और बालक 2-3 साल ये करके फिर कहेगा के जकरण की जरूरत आगे पढ़ने के, अपना ये काम है। तो ये है स्किल डेवलपमेंट के नाम से। तो हमारे बच्चों के, आने वाली पीढ़ियों के, एक था आजादी के बाद जब ये हुआ कि भाई सबके लिए पढ़ाई, जो जितना चाहे पढ़े, वो रास्ते बंद कर रहे हैं। टीचर लगने के रास्ते बंद करने हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये लेबर कोड, ये यही तो है। फिर क्या काम है? फिर ये काम है कि भाई अभी तक जितने कानून बदल रहे थे सबको बदल दो। हमारे लेबर कोड भी इसलिए बदले गए, उन पर तो कोई ज्यादा चर्चा है भी नहीं। कृषि कानूनों पे चर्चा हुई, उसका क्या परिणति हुआ आपके सामने। लेबर कोड के बारे में चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि पहले आप नीतियां बदल दो और फिर कोई कानूनी प्रावधान ना हो, इसलिए कानून बदल दो कि कल कोई कोर्ट में न जा पाए। इसलिए ये आने वाले दिनों में पढ़ाई, इलाज सस्ता और नौकरी पक्की, और ये जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जिसको कहें पेंशन, जिसको कहें रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब कुछ पैसा मिलना चाहिए, इसके अलावा और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सारे की सारी कानूनी रूप से खत्म कर दी गई है, जिसकी हम मांग कर रहे थे। तो ये कितना बड़ी चुनौती है, और ये इस समय पर बतानी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि भाई इस समय एक आंदोलन चला, किसान आंदोलन, और हमारे भी लगभग सारा का दिमाग में लगभग यह बैठ गई थी, बेरानी क्या होगा, मोदी मान्य तो नहीं करता, ऐसी बात थी ना अपने जज को नहीं रही थी यार। लेकिन वही बीजेपी, वही मोदी, उन्होंने ही घोषणा करके कहा कि हम उन कानूनों को वापस ले रहे। इतिहास में कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के, जब कोई कानून पास कर दिया गया और लोगों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद 1 साल तक सरकार ने जो है मतलब वो कानून संसद में दोबारा उसके खत्म करने का कानून बनाया हो, ये पहली बार हुआ है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक यूनिटी थी, किसानों ने मुद्दों को समझा कि ये तो लूट जाएंगे, ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह चेतना हमारे दिमाग में आशा वर्कर्स के भी आनी चाहिए। आशा वर्कर के 500-1000 रुपए बढ़ जाएंगे। मान लिया आज ये कहते भाई कटौती बहाल होगी, हमारी जिंदगी सुधरेगी, हमारे बच्चों का भविष्य बन गया क्या उससे? 2018 में जो पैसा हमें मिलता था, उसमें घर का या हमारे ऊपर जो खर्च होता था, आज लगभग 4 साल हो गए, उतने पैसे में उतना सामान तो नहीं आता ना, बढ़ गया ना, महंगाई बढ़ गई। तेल ही 200 रुपए का पहुंच गया, 150 रुपए, वो जो ये इसका सरसों का तेल ही कितना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो जो आपको 2018 में जो पैसा मिलता था, अगर आज 1000-2000 रुपए बढ़ भी गए तो भी वो 18 वाले के बराबर होंगे, उससे फालतू ना हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए संकट कब मिटेगा? संकट तब मिटेगा जब यह कच्चे रखने की नीति, लोगों को, कर्मचारियों को पक्के करने की नीति नहीं बनेगी। वह नीति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा नीति? वो संसद में बनेगी, विधानसभा में बनेगी। और वो नीति बनाने वाले आज के दिन कारपोरेट के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि वो तो कारपोरेट से ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ था अब हमारे हवाले कर दो, और ये सरकार करने लग रही है। वो कह रहे थे खेती भी हमारे हवाले कर दो, किसाना ने एक टाइम लड़का खेती तो बचा ली एक बार तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने इरादे छोड़ दिए हों। अभी भी अलग अलग तरीके से वो कोशिश पक्का करेंगे। इसलिए भाई बड़ी बात यह है
कि नीतियों के अंदर परिवर्तन हो। नीति अगर बदलेगी तो आशा वर्कर पक्की होंगी। अगर नीति नहीं बदलती, आप लड़ेंगे भी और साल 2 साल 4 साल में 500 हजार की 1,500 की बढ़ोतरी हो जाएगी, रहेंगे वहीं की वहीं। वो क्या करें ना, रहे 3 के 3 डाक के गलत वहीं रहने, मतलब वही रहना है, हमारी स्थिति वही रहनी है। इसलिए इन नीतियों को समझना और ये नीति के पीछे की राजनीति जो इसको लेके काम कर रही है, जो एक डंडे की मार जो है वो आशा पे भी है, आंगनवाड़ी पे भी है, मिड डे मील पे भी है, तमाम कच्चे कर्मचारियों पे भी है, वो असंगठित क्षेत्र पे भी है, सब जगह पर है वो। इसलिए इन नीतियों को समझने की जरूरत है। ये हमारी जनरल काउंसिल ने इस बारे में काफी गंभीरता के साथ बात करते हो कि हमारे वर्कर्स में ये बात नीचे के स्तर पर जाए कि सरकार क्या क्या करने जा रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि भाई अगर ये एकता, अगर इसको हम समझ लें, आशा वर्कर तो एक हो गई, अब अगला पक्ष बनता है कि आशा तो इकट्ठी हो गई, लेकिन आप प्यास पड़ोस में बाकी और जो लोग हैं, जब वो साथ नहीं जुड़े या उनके अंदर एकता नहीं बनी तो सरकार से नहीं लड़ा जा सकता, तो नीतियों का विकल्प नहीं हो सकता, नीतियों से नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए जरूरी ये है कि अपने आसपास एक तालमेल बनाया जाए। CITU की जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, राज्य के अधिवेशन है, हम क्या बात करें, एक गांव में आशा वर्कर हैं, हो सके गांव की आशा वर्कर के बीच में भी मिलना जुलना कम होता होगा, लेकिन उस एंगल से नहीं होता, वैसे मिल लेते होंगे। उसी गांव में आंगनवाड़ी वर्कर भी है, उसी गांव के अंदर मिड डे मील वाले भी हैं, उसी गांव में चौकीदार भी है, गांव के सफाई कर्मचारी भी हैं, कोई निर्माण के मजदूर भी है, कोई मनरेगा वाले भी हैं। अगर ये सारी कैटेगरी में ला लें, भाई एक मान लिया 2-4 हजार की आबादी का भी गांव है, 2000 का ही, कितने बंदे हो जाएंगे वहां? कम से भी कम अगर ये स्कीम वर्कर लगा लें या गांव के चौकीदार सफाई वाले ही लगा लें, हर एक गांव में 8, 10, 15, 20 जो है पक्का मिल जाएंगे। अब ये जो है शहर में तो आकर बन जाती है आशा वर्कर, यूनियन की नेता भी, कमेटी की नेता भी, वहां तो नारे हम लगा लेते हैं। गांव में किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की भाभी, किसी की कुछ है, बनता ना, ये है ना, ये तो है, रिश्ते हैं। लेकिन वहां पर भी हम क्या कह रहे हैं कि हमारे बीच में अगर गांव के स्तर पर ये सारी यूनियनों के बीच में अगर तालमेल बन जाता है तो भाई अगर यूं बन जाए ना, 2-3 साल में हमारी स्थिति बदल सकती है। अभी हम गांव में बात नहीं करते आपस में बैठ के, ये जो हम ऊपर फैसले लेते हैं सबके साथ के, अगर गांव में भी बैठ के करने लग जाए तो अच्छा बात नहीं हो जाए। बता दो कदे बैठी होता था आंगनवाड़ी वाली आसार मिड डे मील इकट्ठी, कदे नहीं बैठते। तो इसलिए यह पहलकदमी कौन करेगा? यह पहलकदमी वो करेगा जिसके दिमाग में बात बैठ जाए, जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। तो अब आपकी मूविंग ज्यादा रहती है, भाई हॉस्पिटल तक आते हो, CHC तक आते हो, PSC तक आते हो, आंगनवाड़ी वाली तो आंगनवाड़ी में रहती है, कदे कदार मीटिंग में आ जाती होगी, बाकी तो नहीं जाती। आपकी मूवमेंट ज्यादा रहती है, गांव में भी और गांव से बाहर भी। आपको अतिरिक्त फायदा है, आपकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा है, विभाग के द्वारा कितने तरह की ट्रेनिंग होती है। तो हमारा जो दिमाग है, जो ट्रेंड होता है, जितना ट्रेंड होता जाता है उससे ज्यादा सीखता जाता है ना। तो हम जो ये मान के चले, हम ये मान के चलते हैं CITU बतौर कि हमारी जो आशा वर्कर हैं, बाकी स्कीम वर्कर से वो थोड़ा सा आगे क्या हुई है, बढ़े हुए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए किसी गांव में कोई तालमेल बनाना है, कमेटी बनानी है, तो मेरी अपील ये है आपसे, जो हमने फैसला कर रखा है CITU में और यहां भी हरियाणा में भी, कि हम हर एक गांव में तालमेल कमेटी बनाएंगे। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि यहां जो 200-250 जो हमारी वर्कर बैठी हुई है,
आप अपने गांव में तालमेल कमेटी बना सकते हो? आप बना सकते हो क्या? हाथ खड़े करो एक बार। ये जो नहीं खड़े कर रही इसका मतलब बना नहीं सकते वो, ठीक है? मतलब हमें एक बार जो है कम से कम एक बार बात करते हुए ये जिम्मेदारी लेके जाओ। ये जो बात आप यहां करते हैं मीटिंगों में, आप गांव में बैठ के, आपके लिए आसान है, एक बार तो तीनों स्कीम वाली बैठ लो, तीनों स्कीम वर्कर बैठ लो, महिलाएं बैठ लो। कई बार ये उसका भी गांव में पुरुष इकट्ठे ना बैठ पाए, किसी पंचायत में किसी आंगनवाड़ी में इकट्ठी बैठ के बात तो करना शुरू करें। तो ये तालमेल कमेटियां बनानी हमें, और ये मौका है इस समय पर, इस समय मौका है। मौका क्या? देखो, जब लोहा जब गर्म होता है ना, सुनो भाई आपस में नहीं, जब लोहा गर्म होता है ना, गर्म, और लोहार जब लोहे को भट्टी में रखता है, जब वो बिल्कुल लाल होता है, तब उस पर जितनी चोट मारोगे वो उतना जो बत्ता चला जाएगा, ठीक है? अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा मौका है? क्योंकि ताजा ताजा जो है बीजेपी को और मोदी जी को लोगों ने एक सबक सिखा दिया। जो कह रहे थे ना वापिस कानून नहीं लेऊंगा मैं, अरे ये तो कानून बहुत बढ़िया है, वह वापिस लिए। बेशक 750 किसानों ने अपना शहीद दी, लोगों ने धूप क्या, गर्मी क्या, सर्दी क्या, बारिश क्या, कितनी बुरी हालात में लाखों लोग पड़े रहे होंगे बॉर्डर पे, लेकिन आप कमिटमेंट देखो, इस बात के लिए गए थे कि कानून वापस करवा कर घर बढ़ेंगे, वही किया। उनसे सीख लेने की जरूरत है, अपने आशा वर्कर भी काम कर सकते। जो लोहा गर्म है, डिफेंड कर रही है बीजेपी, बीजेपी को बोलने का मौका नहीं है। और जितने तरह की महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार चले गए हैं, तो इस समय पर मौका है अपनी मांगों को मनवाने का भी और ये यूनिटी बनाने का भी। और इनका बड़े खटके हैं, हम सरकार का तो बड़े खटकते हैं हम लाल झंडे वाले। वो कहते हैं लाल झंडे वाले क्यों खटकते हैं? उनको ये पता है कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो या कोई और भी पार्टी हो, उन्हें भी राजमय का वही करना है जो आज बीजेपी वो कर रही है। आर्थिक नीतियों के स्तर पर जहां तक ये कच्चे रखने की नीति है, वह उनका भी नीति आई रही है शुरू से। वो अलग बात है कि वो पहले वाली सरकारें बहुमत की नीति तो आंदोलन दबाव करके थोड़ा ज्यादा मामला हल हो जाया करते थे, अब ये तो बिल्कुल केंद्रीय सत्ता है। दूसरा फर्क ये है कि यह जो बीजेपी है या एक आरएसएस एक संगठन है, ये उसकी मां है आरएसएस, और उसका क्या कहना है? वो जो है ये कहती है कि यह जो गैर बराबरी है, असमानता है, यह बनी रहनी चाहिए, जात के आधार पर भी और महिला पुरुष के आधार पर भी और गरीबी अमीरी के हिसाब से उनकी नीति है बाकायदा। इसलिए उनके पास देने को तो और कुछ है नहीं, इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जात के, धर्म के। अब गुड़गांव वाला में उठा के, गुड़गांव वाले बता सके हैं कि अठारह क्या है भैया, नमाज नहीं अदा करोगे खुले में, मुख्यमंत्री बोलता है भाई सब पर बैन लगा दो, खुले में कोई सत्संग भी नहीं करेगा, कोई जगराते भी नहीं करेंगे, कोई वो कलश यात्रा भी नहीं काटेंगे, कोई गुरुद्वारे अपना जो है वो काटते हैं कीर्तन, वो भी नहीं काटेंगे, सब पर लगा दो बैन। लेकिन एक धर्म विशेष पर क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान बनाना, आपस में खड़ा करना है। एक दुश्मन जो है खड़ा किया गया हमारे दिमागों में कि नमाज अदा करें भला खुले में, पार्क में। तो ये बाकायदा, क्योंकि जब लोग यूनाइट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपस में विभाजन पैदा करो, और वो विभाजन सबसे आसान है धर्म के आधार पर। ये फिर जातीय विभाजन पैदा करो, इस तरह के मसले। तो इसको बड़ी काट करने की जरूरत है। हम ये समझे हमारी कोई जात नहीं है, हमारी जात इंसान है, एक जात है। हिंदू का खून मुसलमान में चढ़ जाए, मुसलमान का हिंदू में चढ़ जाए, ठीक है। एससी का खून बीसी में चढ़ जाए, बीसी का जनरल में चढ़ जाए, जनरल का उसमें चढ़ जाए। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं कर रखा है, भेदभाव यहां इस समाज में हो रखा है। तो हम अपने भेदभाव की जो भी हमारे बीच में जो
ऐसी कोई स्थिति है उसको खत्म करें। सरकार का जो तोड़ने का, हमारी एकता तोड़ने का जो उनका कोशिश है, उस कोशिश को हम नाकाम करें। और इस पूरी पॉलिसीज को समझते हुए देश के तमाम मजदूर संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने तय किया कि 23 और 24 फरवरी को पूरे देश में 2 दिन की हड़ताल करेंगे। 2 दिन की हड़ताल। पहले 1 दिन की हड़ताल होती थी, आप लोगों ने कई बार हिस्सेदारी की होगी, लेकिन अब की बार 2 दिन की हड़ताल करेंगे। और बड़ी बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने भी यह कहा है कि हम भी इस हड़ताल में, जैसे मजदूर किसानों के साथ शामिल हुए, देश के किसान भी मजदूर कर्मचारियों की हड़ताल में उनके साथ खड़े होंगे। यह किसान संगठनों ने ऐलान किया। इसलिए 23-24 तारीख एक मौका होगा, उस मौके को प्रयोग करते हुए हम ना केवल आशा वर्कर के बीच में अभियान करें, बल्कि अपने गांव में CITU या इकट्ठे भी मिलकर चलेंगे, जत्थे भी आएंगे, मीटिंगें होंगी। आप ये तालमेल कमेटियां बनाने के प्रयास करवाएं, अपने सीटू के नेताओं से संपर्क करें। किसी गांव में हो सकता है आशा वर्कर मजबूत हो, किसी गांव में आंगनवाड़ी वाली मिल जाएगी, कहीं मिड डे मील वाली मिल जाएगी जो ये पहलकदमी कर सकती है, कहीं सफाई कर्मचारी, कहीं गांव का चौकीदार, कहीं भवन निर्माण का मजदूर, जो भी हमारी यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह वो कोशिश करेंगे। तो इस आंदोलन की तैयारी में अपने यहां तालमेल कमेटियां बनवाएं और जत्थे चलेंगे, गांव गांव तक चलेंगे। वातावरण कैसा बनाना है कि या तो खट्टर की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, 24 तक आते आते, अब यह जरूरत है कि इस सरकार की अपन है, क्या चाहते हो सरकार बनी रहे हैं? भाई मोदी के भगती भी बैठे हैं के? ये पिछली वाली बोल को नहीं रही, ठीक है। तो इस देश के सामने प्राइमरी लक्ष्य ये, प्राथमिक लक्ष्य ये है, इस देश को बचाना है, अपनी नौकरी को पक्का करवाना है, सार्वजनिक क्षेत्र को बचाना है, स्कूल, इलाज, पढ़ाई और ये जो बाकी सुविधाएं ये बनाकर रखनी है। तो सबसे पहला लक्ष्य ये हो कि जो राज में ये करने वाले लोग हैं, इनको गद्दी से उतार के नीचे फेंका जाए। फेंके कब जाएंगे? जब हमारी एकता बढ़ेगी, क्योंकि नीतियां ये लागू कर रहे हैं। इन नीतियों का परिवर्तन तब तक नहीं होगा, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। इसलिए ऐसा वातावरण बनना है कि अभी 6 राज्यों के अंदर चुनाव आने वाले दिनों में, 6 राज्यों में चुनाव है, ऐसा वातावरण बनाए कि जैसे पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए तो बीजेपी की खाट खड़ी हुई, अभी भी इनकी खाट खड़ी हो, ताकि 24 का जब इलेक्शन हो, बेशक ये कड़ी बम फुड़वावे, कड़ी बालाकोट करवावे, लेकिन लोग का ये हो कि ये साजिशन करवा रहे हैं ये काम। ये जब इलेक्शन आते हैं ना, पिछली बार का अपना अनुभव था ना, इलेक्शन से 3 महीने पहले उड़ा बम फूट गया और पाकिस्तान और कश्मीर वोट ले गए। तो ऐसी तैयारी हो कि नीतियों का परिवर्तन हो, उस पर बात हो, और आशा वर्कर केवल अपने मुद्दे पर ना बोले, बल्कि गांव में मनरेगा में भी काम मिलना चाहिए भाई। और ये जो कापी बनी है बोर्ड में मजदूरों की, उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। और जो राशन डिपो है, इस राशन डिपो पर सस्ता सामान मिलना चाहिए। सारी जो आशा वर्कर हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, ये कह रहे हैं 1,80,000 जो है, 1,80,000 तो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ती ना, एक साल में नहीं बढ़ती ना, उसको मानते हैं गरीबी रेखा में। ये कह रहे हैं हम तो उससे कम है भाई, गरीबी रेखा में मानो हमने, या पक्का कर्मचारी बनाओ। तो ये मांग भी हम साथ में रखेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है आने वाले दिनों में इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। हमारी यूनियन मजबूत है। नंबर 1, सब जिलों में 22 के 22 जिलों में अकेली यूनियन है ये हमारी आशा वर्कर्स की, जो सभी 22 जिलों में है, वरना कोई 20 में, कोई 18 में, कोई 15 में। अकेली हमारी यूनियन है जो सबके सब 22 जिलों में है। तो आप सबको रास्ता दिखा रहे हैं, तो सबको इकट्ठा करने का भी चैलेंज हम लें। निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और सरकार और ये तानाशाह जो संविधान पे हमलावर है वो हारेंगे, निश्चित तौर पर हारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी। जय भगवान का।
काफी विस्तारित चर्चा साथी जय भगवान ने करी है और बताया है हमारे आगामी काम क्या है।